हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल द नॉलेज पार्क में। तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर या फिर उसका जो चैप्टर है लगभग खत्म हो चुका है। उसमें कुछ टॉपिक अगर बचे हुए हैं तो उनको मैं एक्सरसाइज की हेल्प से कराने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आज हम लोग एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे, स्टेप वाइज सॉल्यूशंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एंजियोस्पर्म फ्लावर के उन पार्ट्स के बारे में बताइए या उनके नाम लिखिए जिनके अंदर मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो मेल की अगर हम बात करें, मेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं पोलन ग्रेन। तो मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? पोलन सैक के अंदर। पोलन सैक वो स्ट्रक्चर होती है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और उससे पहले उनको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है तो उसके चारों तरफ जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जा रही है तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जैसे जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम में आगे चलकर मियोसिस होगा, उससे माइक्रोस्पोर बनेंगे और फिर उनसे आगे चलकर पोलन ग्रेन बनेंगे, तब उसी माइक्रोस्पोरेंजियम को पोलन सैक कहा जाता है। तो मेल गैमेटोफाइट जो होता है इसका डेवलपमेंट कहां पर होता है? इन माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर इन पोलन सैक या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एंथर। ओके, फीमेल की अगर बात करें, फीमेल गैमेटोफाइट जिसको एम्ब्रायो सैक भी कहते हैं, तो फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है ओव्यूल के अंदर, इन ओव्यूल। ओके, तो ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन होगा, फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रायो सैक, और मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट एंथर के अंदर पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस बताना है। उसके बाद में विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स। जब ये इवेंट्स हो रहे हैं तो उस टाइम पर कौन सा सेल डिवीजन होगा, और ये भी बताना है नेम द स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज टू इवेंट्स, कि जब ये दो इवेंट हो रहे हैं तो इन इवेंट के लास्ट में जो सेल्स बनेगी उनको क्या नाम दिया जाएगा। तो हम इनके डिफरेंसेस में ही सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूं मैं, इस तरफ में ले लेता हूं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, और इधर ले लेते हैं जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन किसका? माइक्रोस्पोर का, और माइक्रोस्पोर किससे बनेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। ऐसे यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगा वर्ड यूज करते हैं हम लोग फीमेल के लिए, तो यहाँ पर जेनेसिस होगा, फॉर्मेशन होगा किसका? मेगास्पोर का, और मेगास्पोर किससे बनेंगे? मेगास्पोर मदर सेल से। माइक्रोस्पोर बनेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल से, और मेगास्पोर बनेंगे मेगास्पोर मदर सेल से। दोनों में ही मियोसिस डिवीजन होता है। चलिए, तो पहला पॉइंट इनका होगा फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओके। यहां पर फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर meiotic division। तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पॉइंट था कि कौन सा यहाँ पर डिवीजन होता है वो मैंने इस डिफरेंस के अंदर ही दे दिया है। यहाँ पर भी ऐसी होगा, यहाँ पर भी जब भी माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर बनेंगे और वो मदर सेल से अगर बन रहे तो वहां पे हमेशा मियोसिस होगा, क्योंकि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। तो सेल आफ्टर मियोटिक डिवीजन। तो ये तो हो गया इनका पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया कहां पर होती है? ये एंथर के पोलन सैक में होती है। और मेगास्पोरोजेनेसिस कहां पे होता है? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल में भी न्यूसेलस के अंदर वाली जो सेल्स होती है वो बनाती है। चलिए, तो यहां पर क्या होगा? ओकर्स इन पोलन सैक या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं, पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एंथर। तो एंथर के अंदर बनेंगे। ये कहां पे बनेंगे? ओकर्स इनसाइड ओव्यूल। और ओव्यूल में भी कहां पे? सेल्स ऑफ न्यूसेलस। कि न्यूसेलस की जो कोशिकाएं होती है वही आगे चलकर ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस को स्टार्ट कराती है। थर्ड, यहां पर अगर बात करें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, तो इस प्रोसेस के लास्ट में 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। तो यहां पर 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेंगे। और यहां पर फॉर्मेशन ऑफ ओनली 1 फंक्शनल मेगा स्पोर। देखिए, यहां पर भी म्योटिक डिवीजन ही होता है। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर 4 न्यूक्लियस बनते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन उनमें से 3 डी जनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही बचा रह जाता है, तो उसको बोला जाता है फंक्शनल मेगास्पोर। अब क्योंकि एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर से हो रहा है, इसलिए एंजियोस्पर्म के अंदर एम्ब्रायो सैक के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। इसके अलावा इसके और भी डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो एक डिफरेंस मैं अभी और बता देता हूँ उसका। तो यहाँ पर लास्ट में हम ले लेते हैं कि यहाँ पे लास्ट में क्या बन रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का इस इवेंट के लास्ट में, और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर का। इसके अलावा कहाँ पे हो रहा है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। और ये कहाँ पे हो रहा है? ओव्यूल के अंदर न्यूसेल्स की जो सेल्स होती है। यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है माइक्रोस्पोर का, किसके द्वारा? माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा। और यहाँ पर मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है किसके द्वारा? मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा। कौन सा डिवीजन होगा? यहाँ पर मियोटिक डिवीजन होगा। ओके, नोट कीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन ये है, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस। ये कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, ये हमको इनके डेवलपमेंट सीक्वेंस के आधार पे अरेंज करने हैं। मतलब ये आगे पीछे दे रखे हैं, हमें इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है कि पहले कौन बनेगा और सबसे लास्ट में कौन बनेगा। तो यहाँ पे जो हमें इवेंट दिया हुआ है ये एक्चुअली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का इवेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसको कैसे अरेंज करेंगे? देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो या मेगास्पोरोजेनेसिस हो, वो कुछ टिश्यूज से बनती है, कुछ स्पेशल टिश्यूज। उन टिश्यूज को बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले तो स्पोरोजीनस टिश्यू आएगा। अब देख लेते हैं सबसे लास्ट में कौन आएगा। क्योंकि ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है तो इसके सबसे लास्ट में माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि वो दिया हुआ है यहाँ पे या फिर नहीं। तो हाँ, पोलन ग्रेन दिया हुआ है। तो स्पोरोजीनस टिश्यू सबसे पहले रहना है और पोलन ग्रेन को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले आएगा स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू और ये डिप्लॉयड होता है, ध्यान रखना है। ये स्पोरोजीनस टिश्यू के बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, कोई मदर सेल डेवलप होगी इनसे। और मदर सेल हमेशा डिप्लॉयड होती है, तो पोलन मदर सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन होता है जिससे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं और वो स्टार्टिंग में एक दूसरे से चिपके रहते हैं, जिनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड देखते हैं किधर है, यहाँ पे ये रखा। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड चलिए ये हुआ। ओके सॉरी, यहाँ पे मेल गैमेट भी दिया हुआ है, तो मेल गैमेट सबसे लास्ट इवेंट होती है। तो यहाँ पे मेल गैमेट सबसे लास्ट में आएगा, स्पोरोजीनस टिश्यू सबसे पहले आएगा। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था इस पे। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। अभी माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो अलग होंगे
और अलग होने के बाद में माइक्रोस्पोर बनाएंगे। माइक्रोस्पोर में डिवीजन होने से 2 साइड स्टेज बनेगी जिसको बोलते हैं पोलर ग्रेन। तो अगला जो यहाँ पे इवेंट होगा वो कौन सा रहना है, हमारा पोलन ग्रेन। ओके, तो नेक्स्ट जो होगा वो रहेगा पोलन ग्रेन। ओके, पोलन ग्रेन के बाद में क्या होगा, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है तो उसके अंदर एक म्यूटिक डिवीजन होता है। कौन सी सेल के अंदर, जनरेटिव सेल में। तो उस जनरेटिव सेल में म्यूटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा और उससे 2 मेल गैमीट बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में जो बनेगा वो क्या होगा, मेल गैमीट। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू, फिर उससे पोलन मदर सेल, या इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनमें म्यूटिक डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर टेट्रा, फिर उनसे माइक्रोस्पोर, फिर उनसे पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन में माइटोसिस डिवीजन होने से 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हमें एक नीट और लेबल डायग्राम बनाना है ओव्यूल का, और डिस्क्राइब करने हैं उसके पार्ट्स को, जो भी उस ओव्यूल के अंदर पार्ट्स होते हैं। तो एक मैंने एक छोटा सा रफली डायग्राम बनाया हुआ है। आपकी बुक में इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे करके दिखाया हुआ है, तो कोई बात नहीं। वो जो आपको बीजांड यहाँ पे दिखा रखे हैं ओव्यूल एनसीईआरटी की बुक में, वो एक्चुअल में जो ओव्यूल है वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, जो कि उनमें पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। और ये जो मैंने बनाया है ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों में से जो अच्छा लगता है वो बना सकते हो। तो यहाँ पर अगर डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ये वाली जो स्ट्रक्चर है नीचे वाली, ये डंठल होता है, फ्यूनिकल बोलते हैं इसको। और इस स्ट्रक्चर के द्वारा ये जो ओव्यूल की वॉल होती है, जो ओवरी की वॉल होती है उसके अंदर ये चिपका होता है, ये लटका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से जिस स्ट्रक्चर से लटका होता है, जुड़ा होता है, उसको बोला जाता है फ्यूनिकल। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक, उसके बाद में यहाँ से ये इंटेगुमेंट्स निकल रहे हैं। तो ये इंटेगुमेंट्स और फ्यूनिकल के बीच के जुड़ने का जो स्थान है, जो जगह है, इसको बोला जाता है हाइलम। इसको हमें क्या बोलना है, हाइलम बोलना है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको चैलेजर बोलते हैं, चैलेजर। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये खुला हुआ पार्ट जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है, इसको माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं, माइक्रोपाइल या फिर बीजांड द्वार। इसके अलावा यहाँ पर ये जो एम्ब्रायो सैक है, इसके चार तरफ ये जो सेल्स है, जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, एम्ब्रायो सैक के चार तरफ ये जो डिप्लॉयड सेल है, इनको बोला जाता है न्यूसेलस। क्या बोलना है इनको, न्यूसेलस। और ये भी डिप्लॉयड होती है। ये है अंदर की तरफ मैच्योर एम्ब्रायो सैक, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, और ये हैप्लॉइड होता है। इसके अंदर बहुत सारी सेल्स है। यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ है चैलेजल एंड की तरफ, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। उसके अलावा जो बीच में है ये यहाँ पर, इनको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। इसके अलावा यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर से मैंने बीच में दिखाया है, इसको बोलते हैं एग, और ये भी हैप्लॉइड है। और इसके बगल में लगी होती है सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं। और इन सिनर्जिड्स में कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है फिलीफोम, F4 फिंगर, F4 फिलीफोम, फिलीफोम एपरेटस। क्या बोलना है इसको, फिलीफोम एपरेटस। देखिए ये दोनों चीजें मिलकर एग प्लस सिनर्जिड्स एक चीज बनाती है जिसको बोलते हैं एग एपरेटस। क्या बोलना है इसको, एग एपरेटस। ओके, तो अगर ओव्यूल का डायग्राम आता है तो आप ये डायग्राम बना सकते हो, या फिर अगर आपको पूछा जा रहा है फीमेल गैमेटोफाइट या मेच्योर एम्ब्रायो सैक का डायग्राम बनाइए, तो सिर्फ ये जो यहाँ पर दिखाया गया है मैंने, ये अंडाकार जो है, सिर्फ आप इसको बनाकर दिखा सकते हो। ओके, इसके अलग अलग पार्ट्स उन्होंने पूछे हैं, तो पार्ट्स में हम बता सकते हैं कि जैसे यहाँ पे फ्यूनिकल है, तो फ्यूनिकल वो स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा ओव्यूल प्लेसेंटा में जुड़ा रहता है। तो चलिए मैं इसको लिख ही देता हूँ, यहाँ पे इतनी जगह तो नहीं है, कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पर लिखते हैं इसको थोड़ा थोड़ा। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ इसकी फ्यूनिकल की। फ्यूनिकल, तो ये फ्यूनिकल क्या है, फ्यूनिकल हेल्प्स इन अटैचमेंट
फ्यूनिकल हेल्प्स इन अटैचमेंट of ovule to the wall of प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के अंदर जो ओव्यूल होता है, जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, उसको फ्यूनिकल कहा जाता है। उसके बाद में बात करें हम अगर हाइलम की, हाइलम तो हाइलम इट इज द स्ट्रक्चर वेयर, ये कौन सी स्ट्रक्चर है जहां पर इंटेगुमेंट और फ्यूनिकल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इट इज द स्ट्रक्चर वेयर फ्यूनिकल एंड इंटेगुमेंट्स आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट होते हैं। ये जो दोनों हैं इनको इंटेगुमेंट्स बोला जाता है। बाहर वाले को आउटर इंटेगुमेंट, अंदर वाले को इनर इंटेगुमेंट। तो फ्यूनिकल एंड इंटेगुमेंट, इट इज द स्ट्रक्चर वेयर फ्यूनिकल एंड इंटेगुमेंट्स आर कनेक्टेड। ओके, थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड कौन सा ले, चलिए माइक्रोपाइल ले लेते हैं। माइक्रोपाइल इट इज द स्ट्रक्चर जहां पर, देखिए माइक्रोपाइल क्या है, ये वो जगह है जहां पर इंटेगुमेंट्स आपस में एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, या फिर ये खुला हुआ भाग है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इट इज द ओपन पार्ट फ्रॉम वेयर, जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है, फ्रॉम वेयर पोलन ट्यूब एंटर्स। ओके, उसके बाद में अगले पार्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पार्ट इधर लिख देता हूं मैं। फोर्थ हमारा पार्ट चैलेजर ले लेते हैं। चैलेजर इट इज द अपोजिट, इट इज लोकेटेड अपोजिट टू द माइक्रोपाइल। और कभी कभी पोलन ट्यूब चैलेजर से भी एंटर कर जाती है, तो उसको बोला जाता है चैलेजोगेमी। अगला इसकी बात करें, न्यूसेलस की बात कर लेते हैं। न्यूसेलस, these are diploid cells, which forms an embryo sac। इसके अलावा they helps in नरिशमेंट, इसके अलावा ये नरिशमेंट में भी हेल्प कर रही है। हेल्प्स इन नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रायो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो न्यूसेलस क्या है, डिप्लॉइड सेल्स होती है जो कि आगे चलकर एम्ब्रायो सैक बनाती है। और जैसे जैसे एम्ब्रायो सैक बन रहा होता है उस टाइम पर न्यूसेलस की जो सेल्स है इस एम्ब्रायो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूसेलस बचा रह जाता है। जनरली जब सीड बनता है तो न्यूसेलस पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, परंतु कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें न्यूसेलस फिर भी थोड़ा सा बचा रह जाता है। जैसे कि काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर, तो उसको जब हम चूरा करते हैं तो व्हाइट सा पाउडर सा नजर आता है, वो एक्चुअली में न्यूसेलस ही होता है। तो उस परसिस्टेंट न्यूसेलस को बोला जाता है पेरिस्पर्म। उसको देखेंगे, क्वेश्चन आ रहा है उसको भी कवर करेंगे हम लोग। इस पार्ट की बात करें तो एम्ब्रायो सैक ले लेते, चलो एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक जो होती है कैसी स्ट्रक्चर है, ये ओवल स्ट्रक्चर है, ओवल अंडाकार स्ट्रक्चर है। इट कंटेन्स, इसमें 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियस होते हैं। 7 सेल्स 8 न्यूक्लियस कब होंगे, जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। इसको फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से भी
जाना जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नोट कीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए जो फीमेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन हो रहा होता है तो उस टाइम पर जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होता है। उसमें मियोसिस होने से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, न्यूक्लियस बनते हैं 4 हैप्लॉइड, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं। सिर्फ एक ही मेगास्पोर बचा होता है जिसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, और वही फंक्शनल मेगास्पोर आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर फीमेल गैमेटोफाइट सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप हो रहे हैं तब उस डेवलपमेंट को बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो माने एक, स्पोरिक यहाँ पर मेगास्पोर की बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर, द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट takes place, इस क्वेश्चन का पार्ट है, takes place from only one functional megaspore, और इस तरह के डेवलपमेंट को ही बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ ए नीट एंड लेबल डायग्राम एक्सप्लेन 7 सेल 8 न्यूक्लिएट नेचर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो इससे पहले भी डायग्राम बनाया था मैंने ओव्यूल का, उसके अंदर हमने अंडाकार स्ट्रक्चर जो दिखाई थी वो एक्चुअल में एम्ब्रायोसाइक ही था, मेच्योर एम्ब्रायोसाइक, जिसके अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो एक बार वो डायग्राम्स को देख लेते हैं हम थोड़ा, बाकी आपकी बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, तो जैसा डायग्राम आपको अच्छा लगता है वैसा इसको बना सकते हैं। तो मैं डायग्राम ऐसे बनाता हूं, थोड़ा सा यहां से, ओके। चलिए, तो इसमें आप जो एंड है वो कहीं भी ले सकते हो, माइक्रोपाइल या फिर चेलेजल एंड। तो मैं नीचे की तरफ माइक्रोपाइल एंड ले रहा हूं, माइक्रोपाइलर एंड, तो नीचे की तरफ मैंने माइक्रोपाइलर एंड लिया हुआ है, और ऊपर की तरफ मैं चेलेजल एंड को ले रहा हूं, चेलेजल एंड। चलिए, तो यहां पर सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो कि बाद में चल के सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो ये पोलर न्यूक्लियाई हैं जो बाद में चल के सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे। उसके अलावा यहाँ पर ऊपर की तरफ 3 छोटी छोटी सेल्स लटकी होती हैं, 3 सेल है, 3 इनके अंदर न्यूक्लियस, लेकिन यहाँ पर एक सेल 2 न्यूक्लियस है। इसके अलावा यहाँ पर ये बीच वाली जो है ये है रानी यानी कि एग सेल, और इसी के बगल में इसकी सहेलियां लगी होती है जिनको बोला जाता है सिनर्जिड्स, और यहीं पर लगे होते हैं फिलिफॉर्म अपरेटस जो कि पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। चलिए इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ये ऊपर की तरफ की एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, ये एंटीपोडल सेल बाद में डिजनरेट हो जाती हैं और ये चेलेजल एंड की तरफ पाई जाती है। ये है हमारा पोलर न्यूक्लियाई या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियाई। यहां पर होता क्या है, यहां पर सेल एक है लेकिन न्यूक्लियस 2 है, 1 सेल एंड 2 न्यूक्लियाई। तो ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, ये है 2n स्ट्रक्चर, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। ये है हमारा बीच में एग सेल जो एंटीपोडल है ये भी हैप्लॉइड है, एग सेल भी हैप्लॉइड है और सिनर्जिड्स भी हैप्लॉइड होती है। ये एग सेल है और ये कैसा है, ये हैप्लॉइड है। इसके अलावा ये जो बगल में लगी हुई है इसके आजू बाजू, इनको बोलते हैं सिनर्जिड्स या सखी कोशिकाएं, और ये भी दोनों की दोनों एन होती है। इनका काम क्या है, इनके पास में फिलिफॉर्म अपरेटस पाया जाता है जो कि कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं, और उन केमिकल्स के द्वारा जो पोलन ट्यूब होती है वो खींची हुई चली जाती है इसकी तरफ। तो जब ये पोलन ट्यूब एंटर करती है तो इन दोनों में से कोई एक सिनर्जिड नष्ट हो जाती है, बाद में एक बचती है और वो भी बाद में नष्ट ही हो जाती है।
ठीक। इसके अलावा ये है फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं या अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे पोलन ट्यूब इसके अंदर खींच चली जाती है। इन दोनों को मिलाकर एग सेल प्लस सिनर्जिक्स एक नाम दिया जाता है एग अपरेटस। एग अपरेटस। तो यहाँ पर अगर सेल की बात करें तो 3 सेल यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 सेल है पर 2 न्यूक्लियस, तो 7 सेल्स हो गई। न्यूक्लियस कितने हैं, ये जो ब्लैक डॉट दिखाए हुए सारे के सारे न्यूक्लियस है। तो 3 ऊपर 2 यहाँ पे हैं, 3 और 2 5, 1 6 7 और 1 8, तो 8 सेल और 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। इसको बोला जाता है पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रायो सेल। ओके, नोट कीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। What are the chesmogamous flowers? Can cross pollination occur in Clistogamous flower? Give reason for your answer। देखिए, चेस्मोगेमस फ्लावर वे होते हैं जिनके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, यानी कि फ्लावर के बाहर की तरफ निकले होते हैं, तो उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जबकि क्लिस्टोगेमस फ्लावर वे फ्लावर है जो कि जनरली मिट्टी के अंदर होते हैं और वे फ्लावर कभी खिलते नहीं है, हमेशा बंद ही रहते हैं। तो अगर कोई फ्लावर हमेशा बंद रहेगा तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हो सकता है, तो बताइए। पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि कोई पोलन ग्रेन आया और वो पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पर लैंड कर गया किसी और फ्लावर का। तो अगर फ्लावर खिल ही नहीं रहा है तो उस फ्लावर के अंदर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर वो है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे। तो दोनों होंगे, मान लीजिए दोनों एक ही टाइम पर मेच्योर हो गए और वो फ्लावर बंद है, खिल ही नहीं रहा है, तो बाहर से अगर पोलन ग्रेन आता भी है तो वो उस फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसमें क्रॉस पॉलिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ऐसे फ्लावर जो हमेशा बंद रहते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन मिल सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वे हमेशा बंद रहते हैं और उनकी स्टिग्मा बाहर की तरफ एक्सपोज नहीं होगी, जिसकी वजह से वो रिसीव नहीं कर पाएगी दूसरे पोलन ग्रेन्स को। चलिए, तो चेस्मोगेमस यहाँ पे फ्लावर लिखा है तो इसकी मैं डेफिनेशन दे देता हूं। फ्लावर्स which have exposed anther and stigma are known as chesmogamous flowers। और इसके अंदर एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, तो इसमें एग्जांपल है हमारा ऑक्जेलिस के अलावा कोमेलिना, एग्जांपल सभी ध्यान रखने हैं, और वायोला। तो ये सब इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाते हैं। चलिए, क्लिस्टोगेमस फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर्स which don't open at all, जो बिल्कुल भी ओपन नहीं होते हैं, are known as क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। तो उनको क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कहा जाता है, जैसे कि पीनट, मूंगफली। तो मूंगफली का जो फ्लावर होता है जमीन के अंदर होता है, लेकिन वो कभी भी खिलता नहीं है। तो अब कोई फ्लावर अगर कभी खिल ही नहीं रहा है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कहां से हो सकता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन कैन नेवर बी occur since flower is always closed and its stigma is not exposed to the other पोलन ग्रेन। सिर्फ अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन को तो ये रिसीव कर लेगा,
लेकिन जो दूसरे पोलन ग्रेन आ रहे होंगे जो एयर में प्रेजेंट हो या वाटर में प्रेजेंट हो या इंसेक्ट लेकर आ रहा है, तो उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये फ्लावर बंद है। तो भैया अगर बंद है तो बाहर से जो इसका संपर्क है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर में हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। नोट कीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। मेंशन 2 स्ट्रेटजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर। देखिए फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या इवोल्यूशन या कौन कौन सी स्ट्रेटजी पाई जाती है इस बारे में बताऊंगा। जो सेल्फ पॉलिनेशन है, अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उससे नए कैरेक्टर्स डेवलप होने की जो चांसेस है वो बहुत घट जाते हैं, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर अगर बार बार उसी के कैरेक्टर्स आते जाएंगे तो नए कैरेक्टर्स उसमें डेवलप नहीं हो पाएंगे, तो हमें एक नई वैरायटी कहाँ से मिलेगी। तो इसलिए नेचर ने क्या करा है, नेचर ने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज को डेवलप कर लिया है जिसकी वजह से उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। यानी कि कुछ फ्लावर में ऐसा हो जाता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन उनमें मेल पहले मैच्योर हो गए, फीमेल पहले मैच्योर नहीं हो पाई, तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। या कुछ ऐसे जिनमें फीमेल पहले मैच्योर होगी, मेल बाद में मैच्योर हो रहा है, तो वहां भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। या ऐसा हो जाता है कि किसी किसी के अंदर हेट्रो स्टाइल ही पाई जाती है, यानी कि किसी फ्लावर में जो स्टाइल है वो काफी छोटी होगी जिससे उसके पोलन ग्रेन वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, या किसी किसी में काफी बड़ी हो जाती है तब भी उसके पोलन ग्रेन उसके पास में नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन का मैं जिक्र करना था। तो पहला बता देता हूं मैं, पहला क्या है, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी तो मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे या तो मेल एक बार में डेवलप होगा या फीमेल एक बार डेवलप होगी। हो सकता है पहले मेल हो जाए फिर बाद में फीमेल, या पहले फीमेल बाद में मेल हो जाए, डिफरेंट टाइप। तो इसके अंदर 2 टाइप्स आ जाते हैं, ये मैंने पहले भी करा चुका हूं, उसकी मैं लिंक डाल दूंगा आई बटन में, तो आप उसको चेक कर लेना एक बार। इसको प्रोटोगाइनी भी कह सकते हैं। प्रोटो मीन्स पहले, गाइनी गाइनीशियम। तो इसमें गाइनीशियम जो होती है पहले मैच्योर हो जाती है, गाइनीशियम मैच्योर्स फर्स्ट, ओके। या फिर ये प्रोटेंड्री भी हो सकती है, प्रोटेंड्री। प्रोटो मीन्स पहले और एंडी एंडीशियम। तो यहाँ पर जो एंडीशियम होगा यानी कि मेल पार्ट वो पहले मैच्योर हो जाएगा, तो एंडीशियम मैच्योर्स फर्स्ट। तो एक तो ये कंडीशन हुई। दूसरी आती है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली तो डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल। तो फ्लावर में क्या होगा, जो स्टाइल की लेंथ वो अलग अलग होगी, कि किसी में स्टाइल बहुत ज्यादा छोटी है और जो एंथर है वो काफी ऊपर की तरफ लगा हुआ है, तो वहां तक जो एंथर है वो टूट के स्टाइल तक ना पहुंच पाए, या स्टाइल बहुत ही ज्यादा बड़ी है और जो एंथर है वो नीचे की तरफ है और उसके पोलन ग्रेन वहां तक खुद पहुंच नहीं पाएंगे, तो उसमें क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, सेल्फ पोलिनेशन इतना नहीं हो पाता है। चलिए इसका नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। What is self incompatibility? Why does self pollination not lead to seed formation in self incompatible species? ये कह रहा है कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या फिर इसको बोलते हैं स्वयं बंध्यता, ये क्या होती है और क्यों हम किसी भी सेल्फ इनकम्पेटिबल स्पीसीज के अंदर सीड के फॉर्मेशन को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते, यानी कि उनके अंदर सीड नहीं बन पाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों? देखिए कुछ ऐसा है कि मियाँ और बीवी हैं लेकिन काफी सालों के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हो पा रही है, तो उसका मतलब ये है कि या तो मेल के अंदर कोई प्रॉब्लम है उसके जेनेटिक मटेरियल में, या फिर उसमें हो सकता है कि इसमें स्पर्म ठीक से नहीं बन रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तब क्या होगा, तब उनकी खुद की संतान पैदा नहीं हो सकती है, तब हमें क्या कराना पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर दूसरी टेक्निक को यूज करना होता है। तो वहां से दूसरे डोनर को लिया जाएगा, उसके स्पर्म को कलेक्ट किया जाएगा और फिर उसकी वेजाइना के थ्रू बेबी को प्रोड्यूस करा दिया जाएगा 9 मंथ के बाद में। तो कुछ ऐसे यहाँ पे फ्लावर के अंदर भी हो रहा है। तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि उनका खुद का पोलन ग्रेन उनके खुद के स्टिग्मा पर जाकर उसके एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर जीन के अंदर ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर
उसके एग में जाकर उसको फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो कितनी ही कोशिश करा लीजिए, जब तक उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर को या उनके जीन्स को चेंज नहीं किया जाएगा, उनके अंदर सीड का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है? इनएबिलिटी ऑफ pollen grain to fertilize egg of same flower is known as, और ये किस वजह से हो रहा है? सेम फ्लावर ड्यू टू सम gene inactivation is known as self incompatibility.